बिला तकल्लुफ़ टॉक शो में ताहिर गोरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम अपने इस बिला तकल्लुफ़ गपशप में एक ऐसे महान शख्स को आपके सामने ला रहे हैं जो ना सिर्फ बिला तकल्लुफ़ बातचीत करने के जाने पहचाने हैं, बल्कि एक ऐसा असासा हैं सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया की खूबसूरत धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बानूंगा, मैं खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडियो में जनाब ओमपुरी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कनाडा तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि हम कैनेडियन पंजाबी आपका ना सिर्फ स्वागत करते हैं बल्कि हम इतने एक्साइटेड हैं आपको यहाँ अपने स्टूडियो में देख के। आप कनाडा आते रहते हैं, थोड़ा सा कनाडा के बारे में आप बताइए, क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ आना? क्योंकि ये मुल्क जो है, यहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी किस्म की फ्रिक्शन हुई है और हमारे हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को और बाकी कम्युनिटी, चाइनीज़ बहुत हैं, तो बिल्कुल बाहें फैला के उन्होंने गले से लगाया है। और किसी किस्म का, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी और इतनी तरक्की की है हमारे लोगों ने। शुरू में तो सिर्फ जो लोग आए थे वो वर्कर्स थे, तो आज तो माशाअल्लाह पॉलिटिशियंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं हमारे लोग। तो अगर इस मुल्क ने उन्हें प्यार ना दिया होता, मोहब्बत ना दी होती, तो ये मुमकिन नहीं था कि वो इतनी तरक्की कर पाते। आपने बहुत अच्छी बात की कि तरक्की की एक वजह यह है कि इस मुल्क ने उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। बिल्कुल। एक बहुत ही महान अदाकार होने के नाते कभी आपने इस मुल्क में अदाकारी के इम्कानात अपनी ज़ात के लिए ढूंढे या देखने चाहे? मैंने 2 कैनेडियन फिल्म की थी। अच्छा। 3 बल्कि। पहली तो दीपा मेहता की थी, सैम एंड मी। फिर एक थी बर्निंग सीजन नाम की एक फिल्म थी, और ये कुछ मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और तीसरी का नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है। और 2 एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग वैंकूवर में की थी, 2 हिंदी फिल्मों की शूटिंग कैलगरी में की थी, इंडियन फिल्म। तो ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो आपके तजर्बे से गुजरी। जी। कोई आपको ऐसा फ्यूचर कोई नज़र आता है इम्कान के जहाँ पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें? आप मैं तो बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं यहाँ आके, जैसे हमारे यहाँ सीरियल्स हैं, और माफ़ करना बहुत सारे वाहियात सीरियल भी हैं, लेकिन हमने जो काम किया है टेलीविज़न में, ये सास बहू वगैरह शुरू होने के पहले, उसमें तमस है, उसमें भारत एक खोज है, उसमें गुलजार साहब ने 13 कहानियाँ की थी, मैं पूरी 13 में था, और उनमें 2 कहानियाँ पाकिस्तान से थीं, और राग दरबारी एक नावल था, उसके 13 एपिसोड किए थे। यात्रा श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था, जो कि भारत की जो डाइवर्सिटी है वो एक साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, ये कॉन्सेप्ट था उसका। सर, एक्टिंग जो है, आपने तो बाकायदा एक एक्टिंग स्कूल से ना सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि उस एक्टिंग स्कूल को भी एनरिच किया, मगर जो आज की एक्टिंग है वो आप उससे मुतमिन हैं? ये जो कमर्शियल नौयत की हमें नज़र आती है बॉलीवुड में ख़ास तौर पर। देखिए, अब जैसे मैंने हाल ही में बजरंगी भाईजान देखी, तो मेरे मन में सलमान साहब के लिए बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। मैं भी उस फिल्म का हिस्सा हूँ, मेरी एक स्पेशल अपीयरेंस है उसमें, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो, जैसे मुझे ये जो मोटरसाइकिल वाली फिल्में हैं, मुझे नहीं पसंद आई। वो बल्कि नुकसान करती हैं। हमारे जो यंग लड़के हैं वो स्टंट्स करने लगते हैं मोटरसाइकिल पे, कोई टांग तोड़वा लेता है, किसी का सर फूट जाता है। उनको ये एहसास नहीं है कि वो तो कमबख्त, एक तो वो ट्रेंड स्टंटमैन हैं जो करते हैं, दूसरे उनके पास सेफ्टी डिवाइस होते हैं, वायर लगी होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है।
और ये नालायक जो हैं वो अपने ऐसे ही एक पहिया ऊपर है, एक पीछे के पहिए पे सिर्फ चला रहे हैं। तो कई चीज़ें, कई फिल्में जो हैं वो बहुत ही रिएक्शनरी होती हैं। सर आपके ज़माने में लेकिन बहुत सारे यंग एक्टर्स जो हैं आ रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही कम 100 एक्टर्स होंगे। पहले हम थे, मैं और नसीर, हम पहले थे जो आए थे बॉम्बे में। तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में कोई नहीं जानता था, तो हमने तारुफ कराया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कि भाई ये एक, नहीं तो ये समझते थे अच्छा नाटक वगैरह करते हैं वहाँ, तो इतने कैजुअली उसको लेते थे। और बल्कि हमें ज़रूरत नहीं थी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने की, मुझे और नसीर को। हम फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए, इसलिए गए कि हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा की कोई पहचान नहीं है। हमने कहा फिल्म इंस्टीट्यूट से आएंगे तो कम से कम ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सोचेंगे कि चलो यार, शक्ल से तो कुछ लगते नहीं है ख़ास, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट से आए इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए हम वहाँ से। आपने, नसीरुद्दीन शाह साहब ने और आपके उस वक्त के साथियों ने हिंदुस्तानी फिल्म का मजाज बदला। ये कोई आपकी कोशिश इंटेंशनल थी या आपके अंदर का वो लावा था जो आर्ट फिल्मों की तरफ आपको लाना चाह रहा था? बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, लावा। लावा बचपन से था, जो सड़कों पे हम मुझे बचपन में आदत थी सड़क के ऊपर खड़े होकर ज़िंदगी को चलते फिरते देखना, लोगों को देखना, जो हमारे समाज में डिस्पैरिटी है, कोई भिखमंगा है, कोई गरीब है, कोई मज़दूर है, कोई गाड़ी वाला है। तो मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ जब आप बच्चा 6, 7, 8 साल का होता है। तो मेरे जहन से ये चीज़ें गुज़रती थी और हम कहते थे भाई ईश्वर भगवान हम मानते हैं, तो वो ऐसा करता क्यों है? अब ये नहीं पता था उस वक्त कि ईश्वर नहीं करता, हम एक दूसरे के साथ करते। तो बहरहाल, तो ये लावा जो आप कह रहे हैं वो था, मौजूद था, उसको संवारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। और उन्होंने सिर्फ हमें एक्टिंग की तालीम ही नहीं दी, बल्कि हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमारे कैरेक्टर में भी इजाफा किया, हमें अच्छी वैल्यूज़ दी और एक ऐसा थिएटर करने के लिए उन्होंने हमें ज़ोर दिया कि हम जो समाज की समस्याएं हैं, जो देश की समस्याएं हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हम खेलें, वो करें और उस पे लोगों की, हुक्मरानों की तवज्जो दिलाएं। ओमपुरी साहब, फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि ये आई कैंडी होती हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्में हैं, लोगों को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकाल के एक फैंटेसी में ले जाती हैं और एक आई कैंडी का रोल प्ले करती हैं। मगर आपने जिस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद अपने साथियों के साथ मिलकर अनजाने में रखी, मैं तो यूँ कहूँगा, वो हकीकी ज़िंदगी को, जो रियल लाइफ है, उसको डिपिक्ट करने की थी। जी। तो आपको महसूस होता है कि लोगों को आई कैंडी में दिलचस्पी थी या उनको अपने ही मसाइल को देखने में दिलचस्पी थी? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें आवाम के लिए ज़रूरी हैं। एक तो जहन के लिए, उसकी मसाज के लिए, जिस चीज़ों से वो परेशान हैं ज़िंदगी में, अगर कोई उन्हें अच्छे से समझा दे कि ये क्यों है और इसका क्या इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसका कैसे विश्लेषण किया जा सकता है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, तो ज़रूर लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड होंगे। और अच्छे ढंग से कहा जाए, सरल भाषा में कहा जाए, मुश्किल भाषा नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की। जैसे आप न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल होता है, कितने लोग हैं जो एडिटोरियल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। खबरें पढ़ते हैं लोग। तो अगर आप संस्कृताइज भाषा में बात करेंगे जो कि लोग नहीं जानते, जैसे पहले ज़माने में ब्राह्मण जो थे संस्कृत सिर्फ वही बोलते थे, बाकी जो लोग हैं वो प्राकृत बोलते थे। तो अगर उनसे संस्कृत में बात करेंगे तो बेचारों को आती ही नहीं है वो,
उनको सिखाई ही नहीं गई, उनको उस भाषा से महरूम रखा गया है। तो जैसे आक्रोश, अर्ध सत्य, कोई स्टार नहीं था उसमें, ना मैं स्टार था, ना नसीरुद्दीन शाह स्टार था, अर्ध सत्य में भी। लेकिन खूब चली ये दोनों फिल्में, गाने नहीं थे। और सिर्फ हमारी ही नहीं, तारे ज़मीन पे एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है, कमर्शियल सिनेमा की देन है। चक दे शाहरुख खान ने बनाई, लोगों ने मज़े से देखी। और ये अपना घोंसला का घोंसला, वेडनेसडे, पान सिंह तोमर, ये सब फिल्में जो हैं ये खूब चली हैं। और इनमें वो फार्मूला नहीं था। तो मैं सिर्फ अपने को ही बधाई नहीं दूंगा, इन सब लोगों को बधाई दूंगा जो कि कमर्शियल सिनेमा से आए हुए लोग हैं। लेकिन हाँ, उनको ये कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो हो गई जहन की बात, अब है आपके शरीर की बात कि इंसान के लिए, जैसे आपने कहा कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं, इतना परेशान है। सिर्फ गरीब आदमी नहीं, अमीर भी अपनी अमीरी से परेशान है। हालांकि उसकी परेशानी अलग किस्म की है कि और अमीर कैसे हुआ जाए, वो बेचारा इस चीज़ से परेशान रहता है। और गरीब परेशान रहता है कि रोटी शाम की कैसे मिले। तो बहरहाल मनोरंजन जो है वो भी ज़रूरी है। अभी मैं हाल ही में एक योगा सेंटर में गया था, तो एक एक्सरसाइज वो करवाते थे सुबह हंसने की। वो पहले मैं पार्क वगैरह में बुज़ुर्गों को देखता था कि बिला वजह वो सब लोग हंस रहे हैं, उनके क्या पागलपन है, इससे क्या होता है। लेकिन वहाँ उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। बोले हंसना नेचुरल या अननेचुरल ढंग से बहुत ज़रूरी है। टेंशन कम करता है आपके दिमाग की, और आपके अंदर की जो इंद्रियां हैं, जो अपने छोटी छोटी नसें हैं, उनमें खून का प्रभाव अच्छा बनता है और मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग जो है, वो रिलैक्स होता है। तो मुझे उनकी बात में वज़न लगा कि भाई ये तो सही बात है। तो इसलिए, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मनोरंजन किस किस्म का होना चाहिए। नालायक नहीं होना चाहिए, अच्छा ह्यूमर। जैसे अब जाने भी दो यारो एक फिल्म है, वो हालांकि सिर्फ ह्यूमर नहीं है, वो सटायर है। मैं कहता हूँ चलो आप सटायर भी ना बनाओ, आप चाची 420 बनाइए, माला माल वीकली बनाइए। रिएक्शनरी फिल्म नहीं है, कोई उसमें संदेश नहीं है, लेकिन हंसी है, अच्छी हंसी है, सब खुल के हंसते हैं, पूरा परिवार बैठ के उसको देख सकता है। तो ये इस दोनों किस्म की फिल्में हमारे लिए ज़रूरी है। सर, अगर हम बॉलीवुड को देखें तो हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं जी। क्या वजह है कि उनमें से चंद दर्जन अपना नाम बनाती हैं और बाकी लोगों को याद भी नहीं रहती? सही, बिल्कुल फरमाया। क्या वजह है? वजह ये है सर कि जब फिल्म की शुरुआत हुई थी 50 में, दादा साहब फाल्के और साउथ के जेमिनी और ये सब ये लोग फिल्में बनाते थे। बी शांताराम थे, पृथ्वीराज जी थे, राज कपूर थे, गुरुदत्त थे, महबूब खान थे। ये लोग एक लिटरेरी बैकग्राउंड से आए थे। सिनेमा के अपना जो था सिनेमा का, वो कैमरा था, तस्वीर खींचने वाला, और उसकी टेक्निक होंगी, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उसने थिएटर से लिए। उसने गायक थिएटर से आए, राइटर्स थिएटर से आए, और नज़म लिखने वाले लोग वहाँ से आए, आर्ट डायरेक्टर्स वहाँ से आए, म्यूजिशियंस वहाँ से आए। तो वो सब आर्टिस्टिक फील्ड से आए हुए लोग थे। लेकिन जब ये मीडियम
ये माध्यम जब इतना सफल हो गया, कामयाब हो गया, तो आंख गई, व्यापारी की आंख उस पर चली गई। उनका गुरु ये तो पैसा बनाने वाली चीज़ है। तो बिना इल्म के, बिना किसी लिटरेरी बैकग्राउंड के वो इसमें कूद पड़ा कि इनको बनाने दो, और फिर धीरे धीरे उसने उसमें दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी कि साहब ये डालेंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, वो डालेंगे तो ये ज़्यादा देखेंगे। तो उससे सिनेमा जो है हमारा वो बिगड़ता चला गया। सर, आपने कहा कि व्यापारी की आंख आ गई, तो व्यापारी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो ऐसा व्यापार करे जिससे उसको पैसे दो मिले। हमें तो यूँ लगता है कि वो बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो वो तो व्यापारी भी नज़र नहीं आते मुझे, क्या सबब है? लेकिन वो सोचते तो ऐसा है ना, वो तो सोचते हैं, और दूसरे लोग फंसाने वाले भी होते हैं। अब कोई व्यापारी बैठा है मेरठ में, उसके पास पैसा है, उसको ये पता कि यार कितने, मतलब 3 करोड़ फिल्म में लगाओ और 50 करोड़ बन जाते हैं 1-1.5 साल में। इससे बढ़िया तो क्यों फैक्ट्री लगाओगे, सारा 10 साल लगेगा उसको एस्टैब्लिश होने में। ये तो 1.5 साल के अंदर गुरु इतना माल अंदर आ जाएगा। तो इस गफलत में वो फंस जाते हैं, अपने पैसे भी डुबो देते हैं। अपने पैसे भी डुबो देते हैं, और वो फिल्में पोस्टर छपते हैं उसके, लगते हैं, और तीसरे दिन वो फिल्म गायब हो जाती है। ऐसे लोग भी हैं। और दूसरे, व्यापारी की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा, व्यापारी की बिल्कुल फिल्मों को ज़रूरत है, पैसा कौन लगाएगा, लेकिन व्यापारी में फ़र्क होता है। टाटा भी व्यापारी है, लेकिन टाटा की हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें यकीन होता है कि ये घटिया चीज़ नहीं बनाएगा, जानबूझकर घटिया नहीं बनाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी व्यापारी हैं जिन्होंने एक कोई, समझिए, एक पंखा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, बहुत कम पैसे में बेचा भी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो इतना ख़राब कि उसने अपने पैसे बना लिए, लेकिन बेचारे जिसने पंखा ख़रीदा है वो 6 महीने में ख़राब हो गया। तो वो क्या करता है, पंखे का अभी बिजनेस बंद कर दिया, अब किसी दूसरी चीज़ का साइकिल बनाने लग गया। तो ऐसे भी व्यापारी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब टाटा तो इतने सालों से व्यापारी ही है, अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाता है, और उसकी एक ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है। तो ऐसे ही फिल्मों में भी है। सर, आपको अपनी फिल्मों में से कौन सा सीन इस वक्त ऐसा याद आ रहा हो जो आपको बहुत पसंद है? पता नहीं वो शायद आपको मिल पाए या ना मिल पाए। एक फिल्म है जिसमें मुझे बहुत गर्व है, माय सन द फैनेटिक, बहुत रेलेवेंट फिल्म है। अच्छा जी, और उसके लिए मुझे बेस्ट यूरोपियन एक्टर का अवार्ड भी मिला था ब्रसल्स में, यूरोपियन फेस्टिवल होता है। उसमें एक सीन है बाप बेटे का, कि बेटा शुरू में तो बहुत बहुत ज़हीन है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक अंग्रेज़ लड़की से उसकी शादी भी होने वाली है, और उसका फादर जो है बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, तो अब्बा मियाँ बड़े खुश थे। लेकिन वो एक मौलवी साहब के चक्कर में आ जाता है, और ही बिकम्स एक्सट्रीमिस्ट, और फादर बहुत लिबरल है। तो वो मौलवी साहब को घर में ले आता है। जब घर में ले आता है तो एक टेबल पे उसके दोस्त आए हैं, मतलब पूरा घर दे हैव टेकन ओवर। मेरा किरदार यहाँ बैठा है, मुझे याद है, मैंने फिल्म देखी। हाँ, देखी है आपने? बिल्कुल देखी। तो वो कहता है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? बोली वो किचन में। तो बोले यहाँ क्यों नहीं? गुस्से में उठता है, दरवाज़ा खोलता है, वो कोने में दुबकी हुई अपना खाना खा रही है। बोले मतलब ये क्या हो रहा है? ये तो हमारा परिवार तोड़ के रख दिया है, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, और वो वहाँ अंदर छुप के खाना खा रही। और मुझे इसी से मिलती जुलती या थोड़े
मुख्तलिफ ढंग की फिल्म एक ईस्ट ईस्ट याद आ रही है, जी जिसमें आपने एक बहुत- पाकिस्तानी बाप का किरदार अदा जी किया। जी, बहुत कामयाब फिल्म है। फिल्म थी और शायद वो बीबीसी ने गालबन उसको किया था, जी 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 जहाँ तक मुझे याद जी पड़ता है। जी। और उस फिल्म में आपने एक जो मीरपुरिया कश्मीर का एक इलाका है वो उसका किरदार अदा किया। तो क्या उस किरदार को परफॉर्म करने के लिए आपने वो ज़िंदगी करीब से देखी अ, या कंसीव की कैसे? देखिए क्या है कि जज्बात को समझने के लिए कश्मीर जाना ज़रूरी नहीं, जापान जाना ज़रूरी नहीं है, कहीं जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जज्बात हर जगह पे एक ही किस्म के। आंसू भी कोई फ़र्क नहीं होता पाकिस्तानी आंसू में और हिंदुस्तानी आंसू में और जापानी आंसू में, और हंसी भी कि भाई ये जापानी हंसी है। भाषा में हम पहचानते हैं एक दूसरे को कि भाई ये एक्सेंट फला देश का है, लेकिन ठहाका जब लगाते हैं तो आपको नहीं फर्क पड़ता। तो वो तो हम सीख चुके हैं बहुत पहले। हमें सिर्फ सीखने की ज़रूरत होती है टेक्निकल चीज़ें, फिजिकल चीज़ें। एक तो हम ट्रेन्ड एक्टर्स हैं। अब उसमें जो मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ी थी वो था एक्सेंट। मैंने शुरू में जब मैं गया तो डायरेक्टर साहब ने वर्कशॉप ली थी 1 हफ्ते की, जिसमें मेरा जो परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उनके लिए एक्सेंट टीचर रखा था उन्होंने। और मैंने कहा मेरे लिए, बोले नहीं यू आर फाइन विद योर इंडियन एक्सेंट। ऐसा चलो ठीक है। अब वो बेचारे 4-5 दिन वो और मैं उसके साथ घूमता था इधर उधर, मुझे जू दिखाने ले गया, इधर ले गया उधर ले गया। सडनली शूटिंग के 1 दिन पहले मेरे जहन में आया, मैंने कहा ओमपुरी ये तो वर्किंग क्लास का आदमी है, ये वर्किंग क्लास का आदमी है और यहाँ आया, मजदूरी कर रहा है, बीवी मिल गई अंग्रेज़, तो इसने अंग्रेज़ी किससे सीखी? बीवी से ही सीखी होगी। तो बीवी का तो एक्सेंट है, मेरा एक्सेंट बीवी जैसा ही होना चाहिए। बीवी से कमज़ोर हो सकता है क्योंकि उससे सीखा है। मैं गया फौरन उनके पास, मैंने कहा साहब मुझे तो ऐसा लगता है। वो भी सोच में पड़ गए, बोले बात तो सही है। मैंने कहा अब? बोले लेकिन कल से तो शूटिंग है और वो जो सिखाने वाली हैं वो तो चली गई और दूसरे कल से शूटिंग है। मैंने कहा हुजूर हम हिंदुस्तान से हैं और हमें जुगाड़ नाम की एक चीज़ होती है हमारे यहाँ, तो हम ये जुगाड़ कर लेंगे। बोले वो क्या होता है? मैंने अपनी अंग्रेज़ बीवी जो लिंडा बेसेट, उनको बुलाया। आई सेड लिंडा यू स्पीक माई लाइन्स in your accent and I will write it down in Hindi. So she said all my lines I wrote with that accent in Hindi and that's how I performed. और आप ना सिर्फ बॉलीवुड के माने हुए अदाकार हैं, आप हॉलीवुड में भी, यूरोपियन फिल्मों में भी इंटरनेशनली एक्लेम्ड आप अदाकार हैं। ये कैसी फीलिंग आपको मिलती है? बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज के जो अदाकार हैं वो बहुत कमर्शलाइज्ड हो गए, उनके साथ 5-5, 6-6 बॉडीगार्ड्स हैं, उनका एक बहुत ही नखरा होता है। आप इतने डाउन टू अर्थ आदमी हैं, इतनी अचीवमेंट के बावजूद, तो कैसे आप रिलेट करते हैं आज के अदाकार और अपने बीच? नहीं, अब ये जो बड़े स्टार्स हैं उनको तकलीफ भी होती है। अगर वो ऐसे पब्लिक में जाएंगे तो लोग बहुत परेशान भी करते हैं उनको। छोटे शहरों में जाते हैं तो हमको भी परेशानी होती है, लेकिन हमारे साथ 4-4 बॉडीगार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम उनको नमस्ते करते हैं। कोई बच्चा है उसको हाथ मिला लिया, सर पे हाथ फेर दिया, कोई बुज़ुर्ग हैं उनको नमस्कार सलाम कह दिया और कहा कि बेटा ज़्यादा परेशान मत करो हमको, मैं कुछ ख़रीद रहा हूँ या मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मतलब आप अगर उनको अब मैं अगर उनसे दूरी रखूँगा तो वो खफा हो जाएंगे।
क्योंकि वो तो प्यार का इजहार कर रहे हैं, और उनके प्यार के इजहार करने का तरीका वही है कि वो आपको छुएं, आपसे बात करें, आपसे हाथ मिलाएं, आपके साथ तस्वीर खिंचवाएं। तो ये उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, शाहरुख खान को, सलमान खान को, इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह का काम हम फिल्मों में करते रहे हैं, जिस तरह के किरदार करते रहे हैं, दे आर नॉट लार्जर देन लाइफ, दे आर लाइफ। ये स्टार जो हैं दे प्ले लार्जर देन लाइफ, तो इसलिए उनकी जो स्टारडम है वो अलग किस्म की है। जैसे अगर शबाना आज़मी किसी छोटे शहर में जाएंगी तो उनको लोग बड़ी इज्जत से देखेंगे, स्मिता पाटिल को, उनको। लेकिन अगर मैं नाम नहीं लूँगा, अगर कुछ ऐसी आइटम नंबर वाली कोई लड़की ऐसी जगह पे जाएगी तो उनके साथ जो भी व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग किस्म का होगा। बहुत आपने अच्छी बात की और बड़ी गहरी बात की आपने। बहुत सारे स्टार जो हैं अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन में आ गए, आपने भी डायरेक्शन की, और क्या आपको वो एक्सपीरियंस रहा? मैंने 2 नाटक डायरेक्ट किए हैं, लेकिन फिल्म तो डायरेक्ट नहीं की। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ये कि आपका इतने सालों का तजुर्बा है ये वो। मैंने कहा भाई दोस्त, एक तो ये है कि ये बड़ा मेरे लिए एक्टिंग आसान है, और इतने बड़े शूटिंग जो है, मैं कहता हूँ कि हर दिन की जो शूटिंग है वो ऐसे होती है जैसे आप एक बच्ची की शादी अपनी रोज़ कर रहे हो। इतनी गाड़ियाँ आएंगी, इतने लोगों का खाना अरेंज होगा, इतने लोगों का मेकअप होगा, कपड़े प्रेस होंगे, मतलब तरह तरह की जो चीज़ें हैं। और ये हर रोज़, अगर आपने 60 दिन शूटिंग की है तो मतलब आपने 60 बेटियों की शादी की है, मेरा ये मानना है। और उसके अलावा मैं एक्टर्स को डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे तकनीकी जानकारी जो है वो जितनी होनी चाहिए एक डायरेक्टर के लिए वो नहीं है। मैं कैमरामैन को क्या बताऊंगा कि यहाँ ट्रॉली लगाओ या क्रेन लगाओ, ये इल्म मुझे नहीं है। और अब मेरे मन में ये इच्छा पैदा हो रही है कि मैं थोड़ी तकनीकी जानकारी भी हासिल करूं और निकलने के पहले ज़रा डायरेक्शन पे भी हाथ आजमाऊं। बहुत अच्छा ख्याल है। कोई फिल्म बनाना चाहेंगे या क्या सोचते हैं? फिल्म या टेलीविज़न, मुझे किसी भी माध्यम से कभी कोई एतराज़ नहीं रहा, चाहे वो रेडियो हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे फीचर फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो। तो इसमें मैंने कभी परहेज़ नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि काम अच्छा होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, और मतलब सलीके का होना चाहिए। मैं ईस्ट इज़ ईस्ट पे वापस आऊँगा, चूँकि वो फिल्म साउथ एशिया के एक बहुत ही गंभीर मसला से जुड़ी हुई है और आपने बड़े सलीके से उसमें एक्टिंग की। उसमें मैंने एक छोटा सा डायलॉग ऐड किया था, बड़े अपने चुटकी लेकर। अच्छा, वो क्या था? वो ये था कि जब मेरा जो छोटा बच्चा है वो सडनली वो पाते हैं कि उसकी तो सुन्नत ही नहीं हुई, तो फिर उसको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। ऑपरेशन हो गया तो ये लेने जाते हैं बच्चे को, घर वापस लाने जाते हैं, और मेरी बीवी वहाँ खड़ी है और मैं डॉक्टर को देखता हूँ तो उसको बड़ी थोड़ी हिकारत जैसी नज़र से, आर यू इंडियन? और वो कहता है यस। आई टेल माई वाइफ, बास्टर्ड इंडियन। ये मैंने ऐड किया था। अच्छा, इतनी आपकी ब्लंडनेस के बावजूद मुझे याद है कि वो फिल्म जब मैंने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ देखी तो उनका एक रिएक्शन था, उनकी ये एक फीलिंग थी कि जैसे वो, चूँकि आपने एक आईना दिखाया था, उनका ये ख्याल था कि वो कुछ शायद हमारे खिलाफ जाती है। आप पाकिस्तान चंद बार गए, आपको कभी ऐसी बात सुनने को मिली वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। किसी भी शख्स ने मुझे कि साहब आपने ऐसी वाहियात फिल्म में क्यों काम किया, या हमारे खिलाफ, हमारे जज्बातों के खिलाफ
हालांकि मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू कि कुछ फिल्में हिंदुस्तान ने बनाई हैं जो हमें शर्म आती है, जिसमें पाकिस्तानियों को ऐसा बड़ा विलन दिखाया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करते रहेंगे, एक दूसरे को उकसाते रहेंगे, तो हम लोग कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे, और वो बहुत ही हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि दोनों देश जो हैं वो इतने रिच हैं कल्चर में और तहज़ीब में, फनकारियत में। अच्छे गाने वाले उधर भी हैं और इधर भी हैं, और दूसरे हम अलग हो गए लेकिन हम थे तो एक ही, और अब भी एक ही हैं। तो ये चीज़ जो है, ये नफ़रत जो है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो ये फैला रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के उनके पांव पड़ता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो अपने को ही तबाह कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। मुसलमान को मार रहा है, मस्जिदों में बम फूट रहे हैं, स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा है। ये कौन से अल्लाह ने कहा है? ये किस खुदा ने कहा है? ये कहाँ लिखा है कुरान में? बहुत अच्छी बात आपने की। और आपने कहा कि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करती हैं, उनको देख के शर्म आती है। मुझे तो इस हवाले से शर्म आती है कि वो फिल्में बहुत बुरी होती हैं। अदरवाइज अगर टेक्निकली वो मजबूत फिल्म हो और ढंग से वो जो मुद्दा है उसको पेश करे, तो वो फिर अच्छी लगती है फिल्म। और जो मेरा ख्याल है अभी हाल ही में कुछ साल पहले 2-3 पाकिस्तान से बहुत अच्छी फिल्में आई। एक तो वो थी बोल थी, और खुदा के लिए इतनी चली हिंदुस्तान में, और इतना उसको सराहा गया, और बहुत बोल्ड फिल्म थी। बोल भी बहुत बोल्ड फिल्म थी। तो आपकी इन्हीं दुआओं के साथ हम बातचीत को आज ख़त्म करते हैं। चूँकि आपके पास भी वक्त कम है, हमारे पास तो बहुत वक्त है। हमारे लिए तो ऑनर की बात है कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और हम तवक्को करेंगे कि जब भी आप कनाडा आएँ, जब आप हुक्म करेंगे हुजूर, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ओमपुरी साहब की बातें नाज़रीन ऐसी हैं कि जो हम सुनते चले जाएं तो जी चाहता है कि हम सुनते ही रहें। और हम आपके एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बड़े सच्चे मन से ये दुआ करता हूँ कि हमारे बीच जो दरार है, बदकिस्मती से पैदा हो गई है, वो ख़त्म हो जाए। जब मैं पाकिस्तान पहली बार गया था तब हालात बेहतर थे। जब मैं कराची गया था बहुत सालों बाद बेहतर हुए थे। कब की बात है? ये मेरा ख्याल है कुछ 10-12 साल, कारा फेस्टिवल का पहला साल था। ठीक, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा उससे। तो मैंने ऐसी तकरीर में कहा था, मैंने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है कि हमने एक दूसरे के लिए खिड़की खोल दी है, लेकिन खिड़की से आने जाने में तकलीफ बहुत होती है। अगर दरवाज़ा खुल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। बहुत अच्छी बात है ना। और नफ़रत फैलाने वालों से मैं उनको बुरा भला नहीं कहूँगा, वो गुमराह हैं। उनके लिए दुआ कीजिए। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। उनसे, जैसे मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसको ख़त्म कर दो। अब जो बच्चे बॉम्बे में आए थे जिन्होंने इतनी तबाही मचाई, मैं सोचता हूँ उनके माँ बाप के बारे में, उनके भाई बहनों के बारे में। तुम एक ऐसा गुनाह करके चले गए और उनके माथे पे कलंक का टीका लगा के चले गए, उनको इतनी तकलीफ में तुम डाल गए। इससे क्या हासिल हुआ? किसको क्या हासिल हुआ? और जो मास्टर हैं, जो ये सिखाते हैं और अपने को फनकार समझते हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाओ। कुरान में बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो वो अच्छाइयाँ उनको सिखाओ। उसको गलत इंटरप्रेट मत करो।
बहुत शुक्रिया ओमपुरी साहब। जी। आपके इसी पैगाम के साथ हम तवक्को करते हैं कि ओमपुरी साहब जो कह रहे हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ राह पे चलते हैं वो इन्हीं की राह को अपनाएं, क्योंकि इनकी राह न सिर्फ फ़न की दुनिया में एक पुख्ता राह है, बल्कि खलूस की दुनिया में भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाती है। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।